हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 27 की शुरुआत में मोजिया अपनी मॉम और आंट के साथ एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में आती है। ये रेस्टोरेंट मोजिया ने लीगोंग से मिलने के लिए बुक करवाया होता है। मोजिया की मॉम चाहती होती है कि वो लीगोंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करें, इसीलिए मोजिया से कह रही होती है कि तुम वही खाना ऑर्डर करो जो उसको अच्छा लगता है। और लीगोंग का आज न्यूयॉर्क वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होता है, जिसकी खुशी में इसके क्लाइंट ने पार्टी अरेंज की होती है। मोजिया लीगोंग को मैसेज करती है कि हम लोग एडवांस में ही खाने का ऑर्डर देने के लिए रेस्टोरेंट पर आ गए हैं, तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो लीगोंग कहते हैं कि तुम मेरे लिए जो भी ऑर्डर करोगी मुझे वो पसंद होगा। लीगोंग के पास मिस्टर जियांग आते हैं। लीगोंग की कंपनी को हैंगडा एल्यूमिनियम की वजह से 30 मिलियन यॉन का नुकसान हुआ होता है, जिसकी वजह से अब इनकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए लीगोंग मिस्टर जियांग से कहता है कि हमारी कंपनी को फौरी तौर पर किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैं जोडे कैपिटल को जानता हूँ जो कि तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। लीगोंग कहते हैं कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर आप उनको जानते हैं तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं कि जोडे कैपिटल को तुम्हारे मुताल्लिक कुछ गलतफहमी है। असल में जोडे को तुम्हारे मिस्टर मो के दरमियान होने वाले मुकदमे के बारे में पता है, इसीलिए वो इस बात को लेकर परेशान है कि तुम अपना बिजनेस भी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए करते हो। तो लीगोंग कहते हैं कि फिर मैं उनकी ये गलतफहमी कैसे दूर करूं? मिस्टर जियांग कहता है कि या तो तुम शादी ना करो और मिस्टर मो और तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम तुम खुद ले लो। ये बात लीगोंग के लिए बहुत चौंका देने वाली होती है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि अगर तुम शादी कर भी लोगे तो तुम्हारी बीवी को जोडे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसके मुताबिक अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी नुकसान हुआ तो ये नुकसान तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी को भी देना होगा। यानी कि अगर तुम्हारे पास पैसे ना हुए तो सारे पैसे तुम्हारी बीवी को चुकाने पड़ेंगे। इसीलिए तुम्हें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। लीगोंग ने आज घर पर अपनी बेटी के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए घर सजाया होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लीगोंग की बेटी अपने बॉयफ्रेंड और मॉम के साथ यहाँ पर आ जाती है। लीगोंग की एक्स वाइफ इससे पूछती है कि तुम न्यूयॉर्क में कितने दिन रुक रहे हो? तो लीगोंग कहता है कि मैं कल वापस जा रहा हूँ। ये पूछती है कि इतनी जल्दी? तो लीगोंग कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क पर किसी के साथ मिलना है, इसलिए आज मुझे अपनी मॉम और आंट के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है। लीगोंग अपनी बेटी के साथ यहाँ पर न्यूयॉर्क की तैयारियां कर रहा होता है। तो लीगोंग की बेटी कहती है कि डैड, हमने एक होटल बुक करवा लिया है, तो क्या आप कल हमारे साथ वहाँ पर स्कीइंग करने के लिए चलेंगे? ये सुनकर लीगोंग को याद आता है कि कल तो इसे मोजिया से मिलने जाना है, लेकिन इसकी बेटी कहने लगती है कि डैड, आप हमेशा ही चाइनीज मैनर्स के बारे में मुझे सिखाते रहते हैं, लेकिन ये भी तो चाइनीज कल्चर है कि हमें न्यू ईयर साथ में गुजारना चाहिए। इसकी बेटी बहुत इसरार कर रही होती है, लेकिन लीगोंग इसको कोई जवाब नहीं देता। और फिर इसको याद आता है कि कल इसकी बेटी ने इसको कहा था कि जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है आप मेरे पास नहीं होते। तो लीगोंग अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ, जिस पर इसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। मुझे अपनी मॉम और आंट के साथ इनको कपड़े खरीद कर दे रही होती है। ये लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं कि साथ ही मुझे को लीगोंग का मैसेज आता है कि मैं न्यू ईयर पर नहीं आ पाऊंगा। मुझे को ये मैसेज देखकर बहुत दुख होता है और ये रोने लगती है। मुझे इसको मैसेज करती है कि ठीक है, और साथ में लीगोंग को न्यू ईयर भी विश कर देती है। आज न्यू ईयर होता है और मुझे की सारी फैमिली इस रेस्टोरेंट में इकट्ठी हो जाती है। मुझे की मॉम इन सबको कह रही होती है कि फ्लाइट अक्सर डिले हो जाती है, लेकिन मुझे अपनी मॉम को नहीं बताती है कि लीगोंग नहीं आने वाला है। लीगोंग भी अपनी बेटी के साथ यहाँ आ तो गया होता है, लेकिन इसका सारा ध्यान मुझे की तरफ ही होता है। घर आने के बाद मुझे की मॉम इससे कुछ भी नहीं कहती हैं, बल्कि मुझे के साथ ऐसे ही बर्ताव कर रही होती है जैसे सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ वेनबिंग के डैड अभी भी हॉस्पिटल में होते हैं। तो यहाँ पर टियानोंग के मॉम डैड इन दोनों को न्यू ईयर पर खाना देने के लिए आते हैं और ये दोनों अपना न्यू ईयर हॉस्पिटल में ही मना रहे होते हैं। आज मुझे की छुट्टियाँ खत्म हो गई होती हैं, तो ये और चिंग वापस बीजिंग जा रही होती हैं। जब ये दोनों वापस जा रही होती हैं तो चिंग मुझे से पूछती है कि क्या तुम्हारे और लीगोंग के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है? मुझे कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लीगोंग का मैसेज आया था कि वो बस न्यू ईयर पर नहीं आ पाएगा, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर ना आने का कारण नहीं बताया, ना ही मैंने उससे पूछा। चिंग मुझे को तसल्ली देते हुए कहती है कि यकीनन कोई जरूरी काम होगा। मुझे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही दुखी दिखाई दे रही होती है। आज लीगोंग भी वापस आ गया होता है और जब ये मुझे के घर पर आता है तो मुझे अपने घर के बाहर बैठी होती है। लीगोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर बैठ कर क्या कर रही हो? तो मुझे कहती है कि घर का लॉक खराब हो गया है और मैं लॉक ठीक करने वाले का इंतजार कर रही हूँ। लीगोंग मुझे को उठाने के लिए अपना हाथ देता है, लेकिन मुझे इसको अपना हाथ नहीं पकड़ा
आती है और खुद खड़ी हो जाती है। लीगोंग मुजिया से माफी मांगता है तो मुजिया लीगोंग से कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। मेरी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही थी और उन्होंने तुमसे मिलने के लिए बहुत तैयारी भी कर रखी थी। इसके साथ साथ मेरी सारी फैमिली ही तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर इकट्ठी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, तुम वहाँ पर आए ही नहीं। लीगोंग फिर से इससे माफी मांग रहा होता तो मुजिया कहती कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लीगोंग कहने लगता है कि मेरी बेटी ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा है, वो मेरे रुकने के लिए बहुत इसरार कर रही थी और मैं उसको मना नहीं कर पाया। मुजिया कहती कि मैं समझती हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ और अगर मैं अपने डैड को ऐसा करने के लिए कहती तो वो कभी भी मेरी बात को ना टालते। मुजिया फिर रोते हुए लीगोंग को देखती और कहती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती ना। लीगोंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। इतने में यहाँ पर लॉक रिपेयर करने वाला आ जाता है कि इतनी रात को यहाँ पर आने के कारण मुजिया से एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा होता है, लेकिन मुजिया कहती है कि मैं तो तुम्हें उतने ही पैसे दूंगी जितने के वेबसाइट पर लिखे हुए थे। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लीगोंग इसे कहते हैं कि 200 युआन तो है, तुम इसको दे दो। मुजिया गुस्सा करते हुए लीगोंग से कहती है कि मैं उसको ये पैसे क्यों दूं, क्योंकि तुम मुझे कह रहे हो कि बहस ना करो और बड़ापन दिखाऊं। मैंने सारी जिंदगी बहुत स्ट्रगल की है और बहुत मुश्किल से मैं ये पैसा कमाती हूँ। तुम तो कभी बेघर नहीं हुए हो, इसलिए तुम बड़ापन दिखा सकते हो। इनकी बहस सुनने के बाद ये आदमी कहता है कि आप एक्स्ट्रा पैसों को भूल जाए, मैं आपका काम कर देता हूँ। लीगोंग बात करने के लिए इसके पास आता है तो मुजिया कहती है कि मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनने के बाद लीगोंग यहाँ से चला जाता है और जब ये आदमी मुजिया को लॉक ठीक कर देता है तो मुजिया इस आदमी से कहती है कि मैं बहुत जज्बाती हो गई थी, आप जो 200 युआन मांग रहे थे मैं आपको आपके एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ। अंदर जाने के बाद मुजिया अपने घर की लाइट्स भी नहीं ऑन करती है और ये टियानडोंग को कॉल करके कहती है कि मैं घर खरीदना चाहती हूँ। लीगोंग जब घर पहुँचता है तो मिस्टर फांग इससे मिलने के लिए आता है। लीगोंग की कंपनी को नुकसान हुआ होता है और इनके ऊपर कर्जा भी होता है। मिस्टर फांग कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो डॉन ग्रुप बैंकक्रप्ट हो जाएगा। अगर हमें इस महीने के आखिर तक इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो हमारा ग्रुप खत्म हो जाएगा। लीगोंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कंपनी छोड़ दूंगा। मिस्टर फांग सुनने के बाद जज्बाती हो जाते हैं और लीगोंग से कहने लगते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो डॉन टावर कभी भी ऐसा नहीं बन पाएगा जैसा आप बनाना चाहते हैं और डॉन ग्रुप की तो शक्ल ही बदल जाएगी। मिस्टर फांग कहते हैं कि आखिर लीगोंग तुम्हें हो क्या गया है। लीगोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं इस वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। मिस्टर फांग के यहाँ से जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लीगोंग की अपनी एक्स वाइफ से मुलाकात हुई थी, जिसमें लीगोंग की एक्स वाइफ ने इसको बताया था कि हमारी बेटी जिसको डेट कर रही है वो याओ जुई का सबसे छोटा बेटा है और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी कंपनी को पैसों की बहुत जरूरत है इस वक्त। अगर हमारी बेटी और लिंग की शादी होगी तो इसके डैड की कंपनी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर देगी, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी कंपनी के मसले को अपनी बेटी के रिलेशनशिप से हल करो। लीगोंग कहता है कि मैं खुद भी ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब लीगोंग उन्हीं सीढ़ियों में जाकर बैठा होता है, काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है। ये मिस्टर मू को कॉल करके बताता है कि मैं इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर मू उसको कह रहा होता है कि तुम अपनी बेटी के जरिए ये काम कर सकते हो, लेकिन लीगोंग इस बात पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। रात में लीगोंग मुजिया से मिलने के लिए आता है और इससे कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। मुजिया कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं पर कर लो। लीगोंग मुजिया से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मुजिया कहती है कि तुम भी ये बात जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। लीगोंग कहता है कि मैं जानता हूँ। मुजिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, बाद में जो भी होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे, लेकिन लीगोंग कहता है कि मुझे डर लगता है, इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे उससे कहती है कि तुम्हें कितना वक्त चाहिए, 2 साल 3 साल, और क्या हमेशा ही हमारा रिलेशनशिप कंपनी पर डिपेंड करेगा, और अगर हमारी शादी के बाद कोई ऐसा मसला आ गया तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मुझे शुरुआत से ही तुम्हारे साथ एक घर बनाना है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप से भी प्यार करती हूँ और मैं वही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जिसकी मैंने उम्मीद की है। मुझे कहती है कि अपना ख्याल रखना, ये कहकर मुझे जाने लगती है, लेकिन लीगोंग इसको रोक देता है और मुझे उसको कहती है कि हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए। ये कहकर मुझे चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद मुझे बहुत रो रही होती है। घर पर आने के बाद लीगोंग भी बहुत दुखी होता है। ये दोनों काम पर भी जा रहे होते हैं, लेकिन अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। आज जब लीगोंग ऑफिस जा रहा होता है तो मिस्टर फैंग लीगोंग को एक बॉक्स देता है, कहता है कि मुझे ये एक चिंग नामी लड़की ने दिया है। इसमें वो रिंग और नेकलेस होता है जो लीगोंग ने मुजिया को दिया होता है। ये देखने के बाद लीगोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुजिया जब ऑफिस पहुंचती है तो लीगोंग इसको मैसेज कर माफी मांग रहा होता है।
मोजिया ये मैसेज पढ़कर लीगोंग को कोई भी जवाब नहीं देती है और जैसे ही ऑफिस के अंदर आती है तो न्यूज में लीगोंग के ग्रुप को दिखाया जा रहा होता है जो कि इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से बहुत खतरे में होती है। मोजिया को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। ये अपने ऑफिस में चली जाती है और साथ ही लिन शॉ आकर टीवी को बंद कर देती है। लिन शॉ मोजिया को देख रही होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 खत्म हो जाती है।